नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड्स। एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस के बेस पर इस नए साल में टोटल 23 क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि पुराने सिलेबस में क्वेश्चन की संख्या इसकी कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उसका हैंड्स और उसका टर्म देखेंगे कि कैसे कैसे हमको एनसीईआरटी सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 पलट करके देखो। इसमें दिया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यहाँ पर मीडियम चूंकि एयर दिया हुआ है तो सिंपल हम परमेबिलिटी वैक्यूम का ही लेंगे, वैक्यूम और उस एयर का। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा चार्ज Q1 दिया, तो Q1 इज 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, Q2 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. R for particular distance between these two charges are 30 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, 30 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो, 3 into 10 to the power minus 1 मीटर। सेकंड नंबर, हम इसके बीच लगने वाले फोर्स का इक्वेशन लेते हैं, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R स्क्वायर से। मीन्स 9 into 10 to the power 9, चार्ज 2 into 10 to the power minus 7, Q2 3 into 10 to the power minus 7 और R is 3 into 10 to the power minus 1 meter, the square of this. Solving, we get it is equals to 6 into 10 to the power minus 3 Newton. 3 to the power minus 3 Newton. Hence, answer is F is 6 into 10 to the power minus 3 Newton. Question number 2. The electrostatic force on a small sphere of charges 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. A. What is the distance between two spheres? And B. What is the force on second sphere due to the first? तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर चार्ज Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, फोर्स दिया है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं Q1 is 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 is 0.8 माइक्रोकूलम, force is given, R is what? So using same formula, F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square. So R square is written as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by F, और R equals to under root of 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Putting the value and then solving, we get 12 centimeter is distance between these two charge particles, so it's showing as 0.2 Newton. इसी क्वेश्चन में एक वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड भी पार्ट बी दिया गया है, जिसमें व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड
force on second due to first is same amount, that is what given as 0.0.2 Newton. क्यों? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल. थर्ड क्वेश्चन, check that the ratio of Ke square by capital G Me into Mp is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? So here we observe first of all dimension, या डायमेंशन और यूनिट के ही कंपेयर में हम निकाल सकते हैं के क्यू क्यू ई क्यू पी बाय जी एम ई इंटू एम पी से. तो के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर. अगर इसमें हम देखते हैं तो सारा टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, मीन्स देयर इज नो डायमेंशन, हेंस हैविंग नो यूनिट. मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन. इन सारे टर्म का वैल्यू हमने यहां पर पुट अप किया और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2.287 इंटू 10⁻39. मीन्स द ऑर्डर ऑफ दिस न्यूमरल वैल्यू इज 10⁻39. ये बहुत बड़ा यूनिट है, अतः हम ये केयर करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गर है as compared to gravitational force. The large value of ratio signifies that the electrostatic force is much stronger than the gravitational force. It's okay. Now, next question number is your 4. In this question number, here A, explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. And B, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic means large scale charge. अब इस चीज की जानने के लिए सबसे पहले हम एक चीज देख रहे हैं कि क्वांटाइजेशन कहते किसको है. मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? Quantization of electric charge means that the total charge of a body is always an integral multiples of a basic charge. E means charge of electron, which is the charge on an electron, means E is your charge of electron. So equation of quantization is defined by Q equals plus minus n into E, therefore n equals to Q by E. अब क्वांटाइजेशन की बेस में ये इंटीग्रल मल्टीपल्स होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होना चाहिए. ये कभी भी फ्रैक्शनल स्टेट में नहीं आना चाहिए. मीन्स n is always integral multiples, never lie in fractional state. इन क्वेश्चन नंबर बी, अगर हम इसको मैक्रोस्कोपिक चार्ज लेवल पर चलते हैं तो मैक्रोस्कोपिक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है. सो डीलिंग with macroscopic charge level we can ignore quantization of electric charge. Why? The charge of electron is very small, about 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, but just higher level the n becomes too much large
n is very large due to their this q behave, यहाँ पर total charge behave as continuous. Question number 5. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appears on both. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हमको देखना है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, ग्लास रड रब विथ सिल्क क्लोथ. तो क्या देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रड इज प्रोड्यूस्ड, नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क क्लोथ इज प्रोड्यूस्ड. बट ड्यूरिंग दिस केस व्हाट वी ऑब्जर्व, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का साइन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा. तो डेफिनेट है सम ऑफ टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग इज जीरो and before rubbing it is also zero, means so total charge after rubbing is zero as before rubbing, means पहले भी उतना ही चार्ज का सम है और बाद में भी उतना ही चार्ज का सम है. Hence the law of conservation of charge is being obeyed here. Now in question number 6. 4-point charges QA 2 microcoulomb, QB -5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb and QD equals to -5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? अब यहाँ पर 4 अलग अलग चार्जेस दिया हुआ है, A पर, B पर, C पर, D पर, और इसकी सेंटर पर हमको निकालना है O पॉइंट पर जहां पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखे हुए हैं. तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं फोर्स कौन कौन सा और किस डायरेक्शन में होगा. जस्ट एज 2 माइक्रोकूलम इज पॉजिटिव, 1 माइक्रोकूलम इज पॉजिटिव, तो इससे लगने वाला फोर्स हमारा रिपल्सिव फोर्स है जो सी के डायरेक्शन में. बी पर लगने वाली चार्ज -5 माइक्रोकूलम, लेकिन यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम है, तो डेफिनेट है ये अट्रैक्टिव फोर्स है. तो एफ बी इज योर टुवर्ड बी. सी पर लगने वाली फोर्स, सी पर पॉजिटिव चार्ज है और 1 माइक्रोकूलम ऑल्सो इज पॉजिटिव, सो इट इज एक्ट एज रिपल्सिव फोर्स. और डी पर -5 माइक्रोकूलम देख रहे हैं, ये +1 माइक्रोकूलम देख रहे हैं, तो डेफिनेट है इसके बीच अट्रैक्टिव होगा. तो ये अट्रैक्टिव फोर्स और ये अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में है, और ये रिपल्सिव फोर्स और ये रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में है. तो सबसे पहले हम ओ ए, ओ बी, ओ सी देखते हैं कि दैट आर इक्वल. ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी तो निकालेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट दिस साइड एंड देन गेट द हाफ. मीन्स पहले एक डायगोनल निकाल कर डायगोनल का हाफ कर दिए. ये 5√2 × 10⁻⁻² मीटर के इक्वल है. तो एफ ए और एफ सी तो दोनों डेफिनेट है कि एक दूसरे के अपोजिट है और चार्जेस भी इक्वल है और सेम चार्ज पर ये अप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेट दैट हैविंग मैग्नीट्यूड आर इक्वल. इट इज अबाउट 3.6 न्यूटन एंड अपोजिट है, तो इसके बीच हमारा 180 डिग्री एंगल बनेगा. अब cos 180 इज -1,
तो F1 प्लस F2 माइनस 2 F1 F2 हो जाएगा, तो F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, देन टेकिंग रूट ओवर, सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह सी और डी में देख रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो यहां पर भी सम इसका हमारा 0। तो अब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F1 और रिजल्टेंट ऑफ F2 is equals to F. Adding all forces we get equals to 0, means hence net force on 1 microcoulomb lie at the center is 0। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks, why not। तो एक चीज याद रखने की चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो फोर्स के एवज में मूव करते हैं, ये तो जंप नहीं कर सकते हैं, तो जंप नहीं करेगा तो डेफिनेट है कि दैट इज कंटिन्यूअस पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट वैनिश abruptly, it is continuous path travel by charge particle up to infinity। So line of force cannot have sudden breaks, it must be continuous। इसको हम डॉटेड लाइन से शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जंप करते हुए नहीं चलता है, ये कंटिन्यूअस पाथ होगा। बी if two lines of force intersect, then there would be the two tangent and hence two direction of electric field at that point। यानी एक ही चार्ज को एक ही पॉइंट पर एक ही समय में दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये तो हम लोग कॉमन ह्यूमन लाइफ में भी जानते हैं कि एक ही पर्सन का एक ही समय में पूरे वर्ल्ड में कहीं पे दो एड्रेस पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेट है कि यहाँ पर भी हम एक आदमी अगर किसी भी ट्रैक पर जा रहा है तो एक ही साथ में दो डिफरेंट डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर सकता है, एक ही डायरेक्शन पर उसको मूव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is saying that the 2-point charges QA 3 microcoulomb and QB equals to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। A. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? B. If a magnetic test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, here at A and B, these are 2 points separated by 20 centimeter। Q1 is 3 microcoulomb here and minus 3 microcoulomb is here। Here first of all we get electric field due to A and due to B। तो ई ए 1/4πε0 क्यू ए इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइक्रोकुलम पर मीन्स 1 कुलम पर निकाल रहे हैं इसलिए 1 नहीं शो किए। पुटिंग द एंड गेटिंग देयर आंसर, देयर 2.7 into 10 to the power 6 Newton per coulomb is toward OB direction। EB that is repulsive, तो 1/4πε0 QB, this is repulsive and this is attractive, यानी toward B। तो applying we get 2.7 into 10 to the power 6 Newton per coulomb along OB again। इसका मतलब है कि दोनों का लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। Then net electric field is EA plus EB,
we get 5.4 into 10 to the power 6 Newton per coulomb along A to B डायरेक्शन। अब इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज then multiply with your electric field. Here charge is 1.5 into 10 to the power minus 9. So multiplying we get 8.1 into 10 to the power minus 3 Newton along A to B. Question number 9. A system has two charges QA 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB equals to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb located at point A 0, 0, minus 15 centimeter and B 0.00, 0, plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? तो यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट यानी x, y, z तीनों यूज किया गया है। तो x, y और z डायरेक्शनल में हम कोऑर्डिनेट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ r का डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर minus 1 meter. A Q1 or Q2 that are equal but in opposite sign. So the total charge Q1 plus Q2 is 0. Now for dipole moment. Dipole moment is defined as magnitude of charge multiply with their separation of two and equal opposite charges. So any one charge we take and the separation we take, we multiplying, we get 7.5 into 10 to the power minus 8 Newton meter equals 0.75 into 10 to the power minus 7. Now next question is question number 10. In question number 10 is given as an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30° with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque and acting on the dipole. तो सबसे पहले यहाँ पर डायपोल मोमेंट का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम मीटर दिए। थीटा मीन्स एंगल दिया गया 30° यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये 30° पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। Using formula, torque is obtained by P vector cross E vector means P is sin theta. So P is your 4 into 10 to the power minus 9 coulomb and E is 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb and angle yani sin 30° be applied, we get 10 to the power minus 4 Newton meter. So net torque is equals to 10 to the power minus 4 Newton meter. Question number 11. A polythene piece is rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. A. Estimate the number of electrons transferred from which to which part. Say B. Is there a transfer of mass from wool to polythene? तो इसके लिए हम फिर से क्वांटाइजेशन पर चलते हैं।
तो Q is equals to 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb. E equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Q equals to Ne, therefore N equals to Q by E. अब एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर इसकी जगह पर डायरेक्ट 3 लिखा हुआ है, ये भी देख लो, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। तो हम 3.2 इसलिए लिए कि पुराने बुक में 3.2 दिया हुआ है और न्यू बुक में वो 3 केवल लिखा हुआ है, 3 into 10 to the power minus 7। तो जो भी हो अप्रॉक्स लगभग सेम ही आएगा, 3.2 into 10 to the power minus 7 by 1.6 into 10 to the power minus 90. So 2 into 10 to the power 12 is here value of N. Since polythene has negative charge, so electrons are transferred from wool to polythene during rubbing. तो नेगेटिव पर चार्ज ट्रांसफर होता है कहां से, प्लस में वहां पर कम हो जाएगा और नेगेटिव पर बढ़ जाता है। तो डेफिनेट है इलेक्ट्रॉन जब हमारा ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसके कारण कुछ ना कुछ मास ट्रांसफर होगा। यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, that mass transfer equals to n times of mass of electron. The n is obtained by this formula 2 into 10 to the power 12. Then multiply with mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31, means 1.8 into 10 to the power minus 18 kg. Clearly, mass transfer is negligible, very small. Now question number 12. In question number 12, we observe here A. Two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by distance 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance separation. तो यहाँ पर दो स्फीयर ए और बी दिया हुआ है, ए एंड बी, दैट आर टू ए एंड बी, और इसके सेपरेशन बहुत ज्यादा है, यानी 50 सेंटीमीटर है, जबकि इसके रेडियस आर बहुत स्मॉल है। इस पर Q1 चार्ज और इस पर Q2 चार्ज। तो here Q1 and Q2 both are equal, यानी 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, and R equals to 50 centimeter equals 5 into 10 to the power minus 1 kilometer, minus 1 meter. The force in air is equals to K times of Q1 into Q2 by R square. Using different constant value K, 9 into 10 to the power 9, charges are given, and distance 5 into 10 to the power minus 1 का whole square. We get 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton. इसके बीच अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमको देखना होगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर से, तो जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई विथ 0.5 इंटू 0.5 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton. Clearly, here gravitational force is too much smaller than electrostatic force in air. क्वेश्चन नंबर बी में हम क्या देखते हैं,
कि जब चार्ज दोनों चार्ज को डबल करके उसका डिस्टेंस को हाफ कर दिए, तो when charges on each sphere is double and distance is half, then force in air become k times of q1 q2 by r square. तो q1 डैश और q2 डैश इसको कर दो कि यहाँ पर पहले वाले केस से ये न्यू केस है। तो q1 dash is 2q1 and q2 dash equals to 2q2 and r dash equals to r by 2. R by 2. 2. By solving we get 16k q1 q2 by r square और k q1 q2 by r square का वैल्यू सेकेंड लाइन में हम लोग 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन निकाल चुके हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 0.24 न्यूटन। In question number 13, here is figure is given shows the tracks of three charges particle in a uniform electrostatic field. Give the sign of the three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चार्ज 1 और 2 डिफ्लेक्ट हो रही है प्लस प्लेट की ओर, चार्ज 3 डिफ्लेक्ट हो रहा है माइनस प्लेट की ओर। इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा? तो फर्स्ट एंड सेकेंड हैव नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज they are being deflected toward the positive plate of electrostatic field, जबकि particle 3 is positively charged because it is deflected toward negative plate. तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा? a इक्वल्स टू f बाई m और f इक्वल्स टू q इंटू e बाई m। तो अप्लाइंग, अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला से, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है। सो इट्स शोइंग एज q इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर और h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q by m. So particle 3 has highest E by m ratio. अतः E by m ratio सबसे अधिक होगा तो वो पार्टिकल नंबर 3 का होगा। Now you please subscribe the channel for what? इसलिए कि अगर ये हम कंटिन्यू मेहनत करेंगे और तुम लोगों के पास आसानी से इसका प्रोसेस तुमको पता चल जाएगा, तो आसानी से आगे चल करके या न्यूमेरिकल्स बनाने में या प्रैक्टिस करने में आसान होगा। तो यहाँ पर 7th नंबर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने 13 तक डाला है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग सॉल्व करेंगे ये एनसीईआरटी का। इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखते हैं किस चीज से। तो जो भी पूछा हुआ सीबीएसई ये नीट एग्जाम में है और +2 एग्जाम में जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका वीडियो बना करके हम डालेंगे, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. In question number 14 we obtain as consider a uniform electric field E vector
where is equals to 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. A. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? B. What is the flux through the same square if the normal to its plane make a 60-degree angle with the x-axis? इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है YZ प्लेन में, तो डेफिनेट है कि इसका डायरेक्शन हमारा I के डायरेक्शन यानी x के डायरेक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में डेल्टा एस वेक्टर इज 10 सेंटीमीटर में 0.1 इंटू 0.1 I वेक्टर इन मीटर स्क्वायर यानी 0.01 मीटर स्क्वायर along x एक्सिस। फाई का वैल्यू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर से लेते हैं, तो डेल्टा एस मीन्स आई और आई का डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा 1 हो जाएगा। देन वी गेट फाई इक्वल्स टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड इन बी, here theta is given as 60 degree, तो phi equals to E delta S cos 60 degree और cos 60 equals to 1 by 2. So we observe here 50 Newton meter square per coulomb square is their answer. Question number 15 is saying what is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.14 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its face are parallel to the coordinate planes? तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स की रिस्पेक्ट में हमने ये कोऑर्डिनेट किया, जो पहले वाला था उसी को रिस्पेक्ट लेकर के हमने उसका रेक्टेंगल्स बनाए या क्यूब बनाए। तो क्यूब बनाने पर हम देखते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसके इनवर्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स आउटवर्ड है। देयरफॉर हियर नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0, means phi equals to phi 1 plus phi 2 equals to 0. Question number 16. Carefully measured of the electric field at the surface of a black body indicated that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. A. What is the net charge inside the box? B. If the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charge inside the box? And why not? So first here flux is given 8 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb square. Phi is defined by Q by epsilon naught. So Q is obtained by flux multiplied with permittivity of vacuum. So 8 into 10 to the power 3 into 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb is their charge. Solving we get about 0.07 microcoulomb is their net charge. In B, here no, we cannot see that there are no charge at all inside the box. We can only say that the net charge inside the box is 0. Next question number 17. 17 means here is figure is given. A point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter. As shown in the figure, what is the magnitude of electric flux through the square?
तो यहाँ पर ए बी सी डी तुम्हारा स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हमको क्यू चार्ज डाले हुए हैं। तो डेफिनेट है कि हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो ये ए बी सी डी यानी वन साइड से कितना निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले चार्ज को एक ऐसे सरफेस से कवर कर देना है जो कि कंप्लीटली वो चार्ज इनसाइड में आए। तो इसलिए इसको हम बढ़ा करके क्यूब बना दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्यूब बन गया। अब क्यूब के अंदर में हमारा चार्ज है तो फ्लक्स का वैल्यू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये टोटल 6 सरफेस से होकर जाएगी। अब 6 सरफेस से हमारा इतना चार्ज पास फ्लक्स पास कर रही है, तो एक सरफेस यानी ए बी सी डी से कितना पास करेगा, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू 6 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम पुटअप किए, तो ये आंसर इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, a point charge of 2.0 microcoulomb is at the center of a cube Gaussian surface 9.0 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? यहाँ पर टोटल 9 सेंटीमीटर का ये क्यूबिक फॉर्म है, इसके अंदर में 2 माइक्रोकूलम। तो चार्ज 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, L इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से, मीन्स 2 into 10 to the power minus 6 divided by 8.85 into 10 to the power minus 12, thus 2.26 into 10 to the power 5 Newton meter square coulomb to the power minus 2. Question number 19. A point charge causes an electric flux of minus 1.0 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb, यानी यहाँ फ्लक्स दिया हुआ है, to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. A. If the radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? B. What is the value of the point charge? तो ऑफकोर्स पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लक्स तो -1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 दिया है। इसका मतलब है फ्लक्स हमारा इनवर्ड है, तो इसका मतलब इसमें चार्ज भी हमारा निगेटिव होगा। रेडियस इज ऑलरेडी गिवन 10 सेंटीमीटर। अब सवाल है रेडियस को डबल करें, ट्रिपल करें, कितना ही टाइम्स करें, फ्लक्स तो रेडियस पर डिपेंड करता नहीं है। देयरफॉर ए फ्लक्स रिमेन्स same flux depend only charge inside it, not on radius। तो रेडियस को डबल करना, ट्रिपल करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी, यहाँ पर चार्ज कितना होगा, तो फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हेंस क्यू इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट से, मीन्स चार्ज फ्लक्स मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन नॉट, वी गेट minus 8.85 into 10 to the power minus 5, not Newton, 5 is Coulomb. This is your charge lie inside it. Now question number 20. In question number 20, what we observe? A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and the points radially inward means यहाँ पर माइनस में लेना होगा, what is the net charge on the sphere? तो सिंपल हम यहाँ देख रहे हैं, here radius is already given, distance of a point from the center of a sphere is 20 centimeter,
यहाँ से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमको लेना है, मीन्स 0.2 मीटर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू -1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। This sign is due to inward. So charge Q equals to what? Applying E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Then Q is equals to 4 pi epsilon naught R square into E. अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो 1 बाई 9 इंटू 10⁻⁹ होगा। सेकंड नंबर आर स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो पुटअप कर दिए, तो Q इक्वल्स टू -6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। Here, a uniform charge conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. A. Find the charge on the sphere. B. What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? तो स्फेयर का डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 2.4 मीटर, यानी रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है, यानी 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो नेट चार्ज इज ऑब्टेन बाय चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। The charge density 80 into 10 to the power minus 6 multiply with 4 into pi means 22 by 7 into r means 1.2 का square. So charge become 1.45 into 10 to the power minus 3 coulomb. जबकि यही फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स के लिए Q by एप्सिलॉन नॉट लेंगे, तो 1.45 into 10 to the power minus 3 divided by 8.85 into 10 to the power minus 12 means 1.6 into 10 to the power 8 न्यूटन पर कूलम। मीन्स यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू होगा 1.6 into 10 to the power 8 न्यूटन पर कूलम। In question number 22, what is given? An infinite line charge produce a field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. So E is given 9 into 10 to the power 4. R is given as 2 centimeter, यानी perpendicular distance means 2 into 10 to the power minus 2 meter. Then lambda means linear charge density equals what? Applying E is equals to lambda by 2 pi epsilon naught into R means lambda is 2 pi epsilon naught into R. अब सब का वैल्यू डालो, 2 पाई का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और R का वैल्यू जो दिया हुआ है। We get 10 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter. Lambda equals to 10 microcoulomb per meter is their answer. Question number 23. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner face, the plates have surface charge density of opposite sign and of magnitude 17 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is E? A in the outer region of the first plate, B in the outer region of the second plate and C between the plates. तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या क्या होगा। अगर चार्ज इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों प्लेट से बनने वाला सेम होगा। तो फर्स्ट रीजन में ये एक दूसरे के अपोजिट है, लास्ट रीजन में भी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो डेफिनेट है कि जब ये इक्वल और अपोजिट होगा तो उस केस में इसका आंसर 0 होगा। लेकिन इस केस में देख रहे हैं इफ E1 और E2 आर इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन
then we adding we get sigma by epsilon naught। और सिग्मा का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻22 बाई 8.85 इंटू 10⁻12। thus 1.92 into 10 to the power minus 10 न्यूटन पर कूलम इज देयर आंसर। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज था कि एनसीईआरटी की सारे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो के लिए भी कम से कम शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन भी बढ़ता है और साथ साथ मेहनत करने की भी मन बढ़ते जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो जो भी वीडियो देखें प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय channel, not my channel, this is also for you, so try to subscribe this channel please।